नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके टॉपर्स 2026 बैच की केमिस्ट्री की क्लास। प्यारे बच्चों, यूपीएमपी बिहार राजस्थान कॉमन चैप्टर्स आपके 10 चैप्टर जो विलियन से शुरू होकर जयवड़ू पर खत्म होंगे। फिर हम कवर करेंगे आपका वो बिहार वाला सेगमेंट। ठीक है, बिहार वाले बच्चों को यूपीएमपी जो राजस्थान वाले बच्चे हैं सभी को अभी कॉमन सब्जेक्ट चलेंगे जब तक उनके चैप्टर खत्म होंगे। फिर अब बिहार बोर्ड वाले बच्चे अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, और आइए नॉर्मलता है, फिर नॉर्मलता के तुरंत बाद में किस पर आ जाऊंगा, किस पर आ जाऊंगा। नॉर्मलता वैसे पूछता नहीं है, कभी कभी आउट ऑफ इनकी मर्जी होती है तो दे देते हैं ये बेचारे। चलिए, तो सरकार जल्दी से बता दो। सरकार बताओ, सांद्रता में मैंने कहां तक कवर कर दिया था। मैंने भार प्रतिशत कवर कर दिया था, आयतन प्रतिशत कवर कर दिया था, पीपीएम कवर कर दिया था, मोल प्रभाज खत्म कर दिया था, मोललता खत्म कर दिया था, मोलरता बता दिया था, मोलरता का एक पॉइंट रह गया था वो मैं कवर करूंगा, और नॉर्मलता। और जी बाबूजी, नॉर्मलता। ठीक है, अच्छा, चलो जी। अब बात करते हैं मोलरता के कौन से पॉइंट हमारे से रह गए। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि भैया मोलरता के कौन से पॉइंट आपको याद हैं। चलो जी, कौन बच्चा मुझे बताएगा मोलरता का सूत्र। ये बता दो बस, याद है जी, इतना बता दो, मेरे लिए तो वही है। मोलरता का सूत्र पहले मुझे बता दो, फिर मैं यहां पर पॉइंट लिखने वाला हूं। ठीक है, हाँ, प्रतिशत और घनत्व वाला टॉपिक वो अभी रह जाएगा। तो 10-15 मिनट तक हम इसको खत्म करेंगे, बीच क्लास में हम राउल्ट नियम को शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो राउल्ट नियम मैंने इसलिए लिखवाया है। चलो, केमिस्ट्री की दुनिया में बिल्कुल ठीक बेटा कपिल। बिल्कुल सरकार, काहे टेंशन ले रहे हो। जब जैसे ही चैप्टर पूरा खत्म होगा तो जितने भी बोर्ड के आए हुए क्वेश्चंस हैं मैं वो सारे के सारे लेकर करवाऊंगा। उसलिए टेंशन नहीं मत लो, ऐसा पक्का कर दूंगा बेहतरीन तरीके से। और आज तो बिहार बोर्ड का वैसे भी रिजल्ट आया 12th वालों का। 474, 500 में से नंबर 452, 442, 48, ऐसे ऐसे नंबर है बच्चों के। 90 नंबर, 92 नंबर केमिस्ट्री में, 88 लड़ियां हैं झड़ियां हैं। चलो जी, सूत्र में लिख रहा हूं। WA गुणा 1000 बटे MA, और गुणा आयतन किसमें, ml में। आयतन किसमें, ml में, यानी कि V ml में। अच्छा, ये मैंने करवा दिया था। इसका मात्रक बच्चों ने बताया मोल प्रति लीटर होता है। यहां तक मैंने करवाया था। बच्चों को मोल प्रति लीटर अच्छा नहीं लगता तो बच्चे इसको कैपिटल M यानी कि मोलर लिख कर आते हैं। अब इसका मैंने क्वेश्चन भी करवाया था। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, देखते हैं कौन बच्चा कवर कर देगा। लो जी, एक क्वेश्चन मैं इसी के नीचे ही लिख कर देता हूं। फॉर्मूला भी आपके सामने है यहां पर। 1/10m, 1/10m, या थोड़ा सा बदल दूं, 1/40 कर दे रहा हूं। 1/40m KMnO4, KMnO4 विलियन के 250 ml बनाने में, विलियन के 250 ml बनाने के लिए, बनाने के लिए KMnO4 के ग्राम में, ग्राम में आवश्यक मात्रा क्या होगी, आवश्यक मात्रा क्या होगी, क्या होगी यदि KMnO4 का अणु भार, यदि KMnO4 का अणु भार, अणु भार 158 ग्राम प्रति मोल है। ओके, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप मुझे इसका आंसर सोच के बताइए बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ जी, मैं सबको सुन पा रहा हूं। ये टॉपिक इंग्लिश में भी लिखा करो बेटा, वैसे हिंदी माध्यम है बट कोई बात नहीं।
आप कह रहे हो तो मैंने लिख दिया इसको, लो जी, मोलैरिटी। ओके, अब यहां पर देखना क्या चीज पूछी गई है, सबसे पहले यहां पर ध्यान रखना है क्या चीज पूछी गई है। ओके, देखना, मोलरता का मान दे रखा है 1/40, यानी कि ये जो मोलरता का मान है ये इतना दे रखा है। 250 ml, यानी कि ये आपको साफ साफ दे रखा है, आयतन दे रखा है। KMnO4 के ग्राम में आवश्यक मात्रा, ग्राम में आवश्यक मात्रा क्या पूछी गई है, WA पूछा गया है, मात्रा। और KMnO4 का अणु भार MA दे रखा है 158। फॉर्मूला आपको साफ साफ पता है, मोलरता ये दे रखा है, देख लो ये रहा, कैपिटल M दे रखा है ना, मोलरता। तो सूत्र तो सभी को ही पता है, तो मैं रख दूंगा। मोलरता कितना दे रखा है भैया जी, 1/40 बराबर, WA कितना है बाबूजी, नहीं पता, ये तो पूछ रहा है KMnO4 वाला, KMnO4 वाला। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा बेटा, PDF का टेंशन ले रहे हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/40, और ये क्या हो जाएगा बाबूजी, WA नहीं पता तो ये निकालना है, गुणा 1000। ओके, बटे MA कहाँ है भैया, MA ये रहा, अणु भार 158, फिर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, ये रहा। अब इसको हम काटेंगे, काट लें बाबूजी। 250 से कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया। क्या ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 दिन, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 3 और 9 चौक 36, नहीं ये नहीं कट रहा, पॉइंट में कट रहा है, कैसे भी कट रहा है। 4 को इधर से ले जा दो, तो भैया WA बराबर क्या हो जाएगा, WA बराबर हो जाएगा 158 ऊपर, 4 चौक 16, 160 नीचे, बराबर बता दो, 0 पॉइंट कितना आएगा, 9। 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 98। बच्चों ने आंसर भेजा है जी, 0.98 ग्राम कर दोगे, मैंने कहा ठीक है कर देंगे, 0.98 ग्राम, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है सरकार। चलिए, अब मैं मोलरता का डाउट लिखूंगा। कभी कभी क्वेश्चन में प्रतिशत और घनत्व दोनों दिया जाता है, तो क्या करना है, तो क्या करना है, तो यहां पर एक बात आएगी, यहां पर एक बात आएगी, नोट करके। यदि विलयन का घनत्व प्रतिशत, यदि विलयन का प्रतिशत, मात्रा, प्रतिशत व घनत्व दोनों दिया जाए, घनत्व दिया जाए जाए तो मोलरता के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेना है। कौन सा फॉर्मूला भैया, अगर प्रतिशत और घनत्व दिया जाए तो मोलरता के लिए आप ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन कर पाए। कौन सा फॉर्मूला है, जो प्रतिशत दिया होगा यहां लोगे, गुणा घनत्व, घनत्व को D से दिखाते हैं तो D यहां लगा देंगे, गुणा 10 बटे अणु भार, गुणा 10 बटे अणु भार। ये फॉर्मूला आप लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, मोलरता बराबर प्रतिशत गुणा घनत्व गुणा 10 बटे अणु भार। अब कहोगे सर इसको जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आएगा, जब तक ये नहीं करोगे तब तक समझ में आएगा। जैसे पुलकित करें सर समझ नहीं आ रहा, प्यारे बच्चे ये सूत्र याद रखो, जितना प्रतिशत दिया होगा यहां रखेंगे, घनत्व जितना दिया होगा यहां रखेंगे, 10 से गुणा करेंगे ही करेंगे, जो भी यौगिक दिया होगा उसका अणु भार लेंगे। अब इस सूत्र को मेरे साथ आंख बंद करके 2-3 मिनट तक याद कर लो। अगर परसेंटेज कहीं आएगी, घनत्व डेंसिटी कहीं दी होगी, तो मोलरता बराबर प्रतिशत गुणा घनत्व गुणा 10 बटे अणु भार MA। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हाँ, मोलर इसके प्रतिशत और घनत्व के जब आप इसके बिना क्वेश्चन करोगे ना, तो इतना बड़ा आंसर निकल कर आएगा, इतना बड़ा पूरा फर्रा भरना पड़ेगा। अब देखो, मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। और दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन दूसरे तरीके बड़े लंबे लंबे हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। 9.8%
H2SO4 विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व 1.82 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। विलयन की मोलरता ज्ञात करें। विलयन की मोलरता ज्ञात करें। विलयन की मोलरता ज्ञात करें। अच्छा, सबसे पहले यहां पर देखना, निकालना क्या है, मोलरता निकालनी है। मैं इससे पूछ रहा हूं क्या प्रतिशत दे रखा है, ये कह रहा है हाँ जी प्रतिशत दे रखा है। मैं सब पूछ रहा हूं आपके पास घनत्व यानी कि डी दे रखा है, तो डी का मतलब है घनत्व। डी का मतलब क्या है, घनत्व। हाँ जी, घनत्व भी दे रखा है, डेंसिटी जी। और क्या हमें कोई ऐसा दे रखा है जिसका हम अणुभार निकाल सकें, तो ये राइस्टोसोफर, इसका अणुभार निकाल सकते हो। अणुभार का मतलब Ma निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। चलो, अब यहां पर मैं मोलरता का सूत्र लगाता हूं आंसर में। तो मोलरता बराबर, और जब आप अपनी कॉपी पे लिखते हो, आपने एग्जाम में लिखते हो, तो इसी पैटर्न में ही लिखा करो, जिस तरीके से मैं लिखता हूं उसी तरीके से। ठीक है जी। तो मोलरता बराबर, प्रतिशत कितना दिए हैं बाबूजी, 9.8% दिए गए हैं, गुणा घनत्व कितना दिए हैं बाबूजी, 1.82 दिए गए हैं। 10 तो 10 गुणा ही करनी पड़ेगी, बटे हम लिखेंगे, और बटे में H2SO4 का अणु भार जो दिया होगा उसका अणु भार लिखना पड़ेगा। तो यहां पर कितना लिखते हैं, यहां 2 + 32 + 64, तो कितना आएगा, 98 आता है अणु भार इसका H2SO4 का। अब हम इसको काटेंगे। जब हम इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा बाबूजी, 9.8 से 10 की गुणा करेंगे तो कितना 98 हो जाएगा, इसमें इसकी गुणा करेंगे तो 98 से 98 कट गया ऐसे, और आंसर कितना आ गया, 1.82, और कैपिटल एम लिख दो मोलरता। इसकी मोलरता 1.82 निकल कर आई है। कौन बच्चा बताएगा कि इसका आंसर यहां पर है, सही किया है या नहीं किया है। यही इसका आंसर हो गया है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत सही। अच्छा, एक और करोगे फिर मैं आगे चलूं। आपसे पूछ पूछ के मैं करता रहूंगा, कोई इशू नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है प्यारे बालको, जल्दी से बता दो। हाँ, अणुभार की एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा बेटा। प्रिया सरोज बेटा, फॉर्मूला एक जगह कॉपी पे लिख लो, जो आपका क्वेश्चन आएगा वो सीधा सीधा ही निकल कर आएगा। सही हो गया। 98 कैसा है, एक बच्चा पूछ रहा है। 98 इसका H2SO4 का अणु भार है बेटा, H2SO4 का अणु भार। लो जी, मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं अणु भार। अब अणु भार को निकालने में दिक्कत है, मैं समझ गया, सब सब पहले दिन ही समझ गया था मैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 बार दे रखे हैं, हाइड्रोजन सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 चौका 64 होता है। जब आप इसको जोड़ दोगे तो 98, इसका अणु भार निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एक और करते हैं, चलो जी एक और करते हैं। लो, और उससे पहले ही मैं यहां पर साइड में लिख दूंगा, 20% पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन। पोटेशियम आयोडाइड का क्या, जलीय विलयन। पोटेशियम आयोडाइड के विलयन, विलयन की, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व 1.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करें, मोलरता ज्ञात करें, और इसका अणु भार कितना है, पोटेशियम आयोडाइड का अणु भार यानी कि Ma 166 दे रखा है। नहीं तो बच्चों को ये याद होने चाहिए, मैं अणु भार वाले उसमें करवाऊंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। 166 ग्राम प्रति मोल। पोटेशियम का कितना होता है प्यारे बच्चों, पोटेशियम का होता है 39, और आयोडीन का 127 होता है। ये याद करवाऊंगा मैं, परेशान मत होना, और करने के लिए भी दूंगा।
सर समझ में नहीं आया बेटा, मैं समझा ही क्या रहा हूं, मैं तो बस एक फॉर्मूला दिया है, एक क्वेश्चन लिखा है, मैं कोई पढ़ा थोड़ी ना रहा हूं, ये तो क्वेश्चन ही तो लिखा है मैंने, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, मैं पढ़ा थोड़ी ना रहा हूं, मैं तो बस सिखा रहा हूं। अब फॉर्मूला जिस बच्चे को याद है वो तुरंत कर देगा इसको, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। फॉर्मूला जिसको याद है, फॉर्मूला क्या याद है, मोलरता। फॉर्मूला क्या है, मोलरता बराबर, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। और जिस जिसको बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं हुआ जरा हाथ खड़े करके बताना जरा। एक तो मोलरता का सूत्र नॉर्मल है, हम इसको भी नॉर्मल से कर सकते हैं, लेकिन जब प्रतिशत और घनत्व की बात आए तो आप इसका दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, जब आप कॉपी पेन चलाओगे तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो भैया, मोलरता का जरा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर एमएल घनत्व का मात्रक होता है। चलिए, तो मोलरता बराबर करें बाबूजी, फॉर्मूला बताओ चलो। हाँ, किसी किसी बार पेपर में अणु भार दिया होगा, कभी कभी नहीं भी दिया होता, तो तभी मैं कह रहा हूं अणु भार निकालना आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा भैया, प्रतिशत गुणा घनत्व गुणा 10 बटे अणु भार। ये जिनको पता चल गया उनके लिए कुछ भी नहीं है, ये चुटकी बजाते हुए निपटा देंगे। तो यहां पर प्रतिशत कितना हो गया, 20 हो गया। घनत्व डी कितना हो गया, 1.72 हो गया, गुणा 10 हो गया। और यहां पर अगर आप एमए की बात करोगे तो कितना हो गया, 166 हो गया। अब इसको मैं कट करूंगा, देखते हैं कितना लगभग लगभग ये जाएगा। बच्चों का आंसर आ रहा है 2.07, किसी का आंसर आ रहा है 2.7, किसी का आंसर आ रहा है 2.1 आ रहा है। चलो जी, काट लेते हैं। तो 2 जीरो हटाकर बाबूजी इसके पॉइंट मैंने हटा दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 172 बटे 166। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 1 पॉइंट कुछ के आसपास जाएगा, यानी कि 2 पॉइंट कितना आएगा, जल्दी से मुझे आंसर बता दो। बच्चे बोल रहे हैं 2.07 आ रहा है, देख लो, 2 गुणा 172, साफ साफ लिख दूं थोड़ा सा और, 2 गुणा 172 बटे 166। जब मैं इसको काटूंगा तो 1.0 के आसपास आएगा, तो 2.0 के आसपास आएगा। एक और डिजिट बता दो, 2.07। बच्चे 2.07 बोल रहे हैं और मात्रक कैपिटल एम हो जाएगा, यानी कि मोल प्रति लीटर। ये आ गई कहानी आपके सामने। चलो, अब मैं किस पर आता हूं, अब मैं आता हूं नॉर्मलता पर। देखो, नॉर्मलता का सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला पढ़ना है। क्यों, क्योंकि ये सिलेबस में लिख कर नहीं दिया है कि आपके सिलेबस में है, बट सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला इसको देखना है दिमाग में। ठीक है जी, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, मोलरता का छोटा भाई है ये। नॉर्मलता का छोटा या बड़ा भाई जो मानना है वो मान लो। तो देखना, बस इतना सा अंतर है, सब कुछ एक जैसा है। बस यहां पर अणु भार की जगह पर, यहां पर अणु भार की जगह पर एम ए की जगह पर तुल्यांकी भार आता है। अब बच्चे कहते हैं सर ये जो अंतर है ये हम निकालेंगे कैसे। सर फॉर्मूला है, किसमें, हिंदी में लिखें, कौन सा फॉर्मूला हिंदी में लिखें, अच्छा वो इसमें फॉर्मूला हिंदी में लिखना ही क्या है, डी को बस घनत्व कर दो, इसको अणु भार कर दो, हो गया। इसमें और कौन सा फॉर्मूला हिंदी में लिखवाओगे, संकेत है ये, इंग्लिश में थोड़ी ना लिखा है, ऐसी ऐसी बातें करोगे अब। चलो, ई ए क्या होगा, ई ए अणु भार नहीं है, ई ए होता है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, ये ई ए। और या तो ये पेपर में वैसे बहुत ना के बराबर है चांस कि ये वाला नॉर्मलता आ जाए, लेकिन आ जाए तो ई एक तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे कितने प्लस की संख्या है, यौगिक का अणु भार बटे प्लस की संख्या, यानी कि प्लस कितने बार आपको दिखाई दिया। जैसे कि मैं निकाल के दिखाता हूं, अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना है तो देखो, मान लो आपको H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है, देखो साइड में लिखता हूं। मान लो आपको H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है, तुल्यांकी भार का मतलब जो किसी से क्रिया कर ले पूरी तरीके से।
H2SO4 का तुल्यांकी भार, तो आप क्या लिखोगे, मैं आपसे पूछता हूं। तो तुल्यांकी भार आपको निकालना है, तुल्यांकी भार आपको निकालना है, यानी कि ई ए आपको निकालना है। इसको निकालने के लिए बड़ा आसान सा काम है। इससे पूछेंगे अपना अणु भार लिखो, बताओ कितना अणु भार है इसका। 166 कहां से आया बेटा, दिया गया है ये तो। अणु भार, यस शर्मा, 166 दिया गया है। ठीक है, और एक दिन दो दिन में केमिस्ट्री अंदर नहीं एंटर करेगी, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार लगातार। मेरे साथ रोज क्लास लो, रोज क्लास लो, ये ऑटोमेटिक फील होने लग जाएगा। नॉर्मलता बराबर WA × 1000/E है। देखो मोलरता के फॉर्मूले में, अगर कल की क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखी है उनको आज समझ में नहीं आएगा बेटा, ध्यान से सुनना। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है उनको समझ में नहीं आएगा आज, तो कल की क्लास जरूर देख लेना, उसमें मोलरता साफ साफ बता रखा है। तो अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना है तो अणु भार ऊपर लगाएंगे, ऊपर अणु भार कितना होता है इसका 98, निकाल लिया आपने। अब बताओ ये कितने प्लस बनाएगा, प्लस की संख्या, ये कितने प्लस बनाएगा, प्लस बनाएगा मतलब कितने प्लस निकालेगा, तो कितने हाइड्रोजन निकालेगा, सोच के बताओ। ये कितने H+ अलग करेगा, सोच के देखो। अगर मैं H2SO4 को तोड़ दूं तो कितने प्लस होने चाहिए अलग अलग, तो सबको पता है 2H+ अलग कर देगा, 2+, ये देखो 2+H+ अलग, और सल्फेट अलग करेगा, तो 2H+ अलग कर देगा, 2। तो 2+ बनाने का एक्सपर्ट है तो बटे 2 कर दिया, देख लो प्लस की संख्या, तो 2+ बनाएगा H+, 2 बार अलग कर देगा, तो बटे 2, तो कितना हो जाएगा 49 निकल कर आएगा, 49 निकल कर आ जाएगा, 49 निकल कर आ जाएगा। जैसे कि मैंने क्वेश्चन दे दिया एक, बताना भैया आंसर। 49 ग्राम, एक छोटा सा क्वेश्चन, H2SO4 को 500 ml विलियन में पाया गया, 500 ml विलियन में पाया गया है, घोला गया, पाया गया, इस विलियन का तुल्यांकी भार ज्ञात करो। इस विलियन का नॉर्मलता ज्ञात करो, तुल्यांकी भार तो निकाल ही लोगे। इस विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करो, नॉर्मलता ज्ञात करें। ठीक, लो जी, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर जल्दी से बताएं क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। बड़ा आसान सा काम है, बड़ा आसान सा काम है, बस इतना समझना है। कितने H+ दे सकता है, तो 2H+ दे सकता है, तो बटे 2 कर देंगे, E का मान निकल कर आ जाएगा, E का मान निकल कर आ जाएगा। तो चलो मैं फॉर्मूले में रख देता हूं, तो मुझे पता चल गया ये है WA। ठीक है, तुल्यांकी भार अभी हम निकाल लेंगे, यह है आयतन V। अब रख देते हैं फॉर्मूले में, तो मोलरता बराबर, सॉरी, नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता बराबर, बताओ जी सरकार, WA कितना रखेंगे, 49 रख दिए हैं, ये 1000 हो गया है। नीचे आयतन, वॉल्यूम 500 ml, तो यहां 500 ml रख दिए हैं। अब यहां पर अणु भार नहीं लगाना, कहीं H2SO4 का 98 लगा दो, इसका तुल्यांकी भार लगाना है। तो तुल्यांकी भार कितना निकल कर आएगा, 49 निकल कर आया, देख लो 49 निकल कर आया। और जब हम इसको काट लेंगे तो 49 से 49 कट गया, 500 से 2 बार कट गया, तो 2 और कैपिटल M, कैपिटल N, 2 नॉर्मल। जब हाइड्रोजन ना हो तो सोडियम वगैरह कुछ दिया होगा, सोडियम एक प्लस बनाता है, कोई भी दिया होगा तो प्लस आपको ऑटोमेटिक पता होगा, ऑटोमेटिक आपको प्लस पता होगी। ठीक है सर, हम अणु भार नहीं निकल पा रहे, मैं समझ गया हूं, इसकी एक मैं वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल अभी जो जो अणु भार मैं बता रहा हूं आप उसको एक जगह कॉपी पर लिखते रहो। एक मात्र 15 मिनट की वीडियो लेकर आऊंगा, और कभी जिंदगी में अणु भार में दिक्कत आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि कहां कहां पर आपको दिक्कत होनी चाहिए,
और होनी भी चाहिए दिक्कत। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, हल्के फुल्के में नहीं है। केमिस्ट्री हल्के फुल्के में नहीं है। तुल्यांकी बार सिलेबस में नहीं है, इसलिए वजह से मैंने इसको इतना शॉर्ट कराया है। कहीं क्या पता टपक कर आ जाए, कहीं फॉर्मूला वगैरह पूछ ले। चलिए, फॉर्मेलिटी तो है ही नहीं सिलेबस में। नॉर्मलिटी के बाद फॉर्मेलिटी तो सिलेबस में नहीं है। अब आपको मैं कराऊंगा राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम इस बार बोर्ड 2026 में, बोर्ड 2026 में लिख लो, आएगा। एक स्टैंप पेपर पे साइन मार लो। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि राउल्ट का नियम किसके लिए है। मैं आपसे पहले बेसिक चीज पूछता हूं और फिर आप मुझे बताना। पहले मैं आपसे बेसिक चीज पूछ लूं, चलो बताओ। मम्मी जी की मदद लीजिएगा, मम्मी जी और पापा जी की मदद ले लेंगे? हाँ जी बिल्कुल ले लेंगे। लो जी, मैं मदद की बात कर रहा हूं। मैंने एक बर्तन बनाया। पहले आप मुझे रूल बताने से पहले कुछ बेसिक चीज बताओ, रूल अपने आप क्लियर हो जाएगा। मेरी एक आदत है, मैं रटवाऊंगा नहीं कभी भी आपको। ये आ गया, एक बर्तन है, नॉर्मलता का मात्रक कैपिटल एन, ग्राम मोल, ग्राम तुल्यांक मोल प्रति लीटर। ठीक है, चलो। इसके अंदर मैंने पानी भर दिया। क्या भर दिया भैया? H2O, जल भर दिया। ठीक है। मम्मी जी से पूछते रहिएगा कि मम्मी जी पतीले में पानी भर दिया आपने? मम्मी जी कहेंगी बिल्कुल ठीक है। पापा जी कहेंगे हाँ जी। अब क्या करो, इसको गर्म करना शुरू करते हैं। इसको गर्म करना शुरू करते हैं। मेरी बात का जवाब देते रहना। अगर ये रूल रट्टा नहीं मारना है, समझना है, तो इसको गर्म करना शुरू कर दिया। आग लगा दी नीचे, लकड़ी वकड़ी लगाकर या स्टोव लगाकर ऐसे, ये आग लगा दी। ठीक, अब थोड़ी देर तक जब आप इसको देखते रहोगे, पानी को देखते रहोगे, पानी को देखते रहोगे, लेकिन पानी भी कब तक रुकेगा? पानी भी कब तक रुकेगा? पानी थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगा? आकाश चौहान, बिल्कुल ठीक बात है। अमित यादव वो नहीं आएगा, नॉर्मलता मोलरता में संबंध नहीं आएगा। ठीक, अब मैंने पानी को गर्म करना शुरू कर दिया। पानी को गर्म करना शुरू किया तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, पानी धीरे धीरे उबलना शुरू होगा। उबलना शुरू होगा, धीरे धीरे क्या होगा? ऊपर से खुला है तो ऊपर से क्या निकलने लगेगी? भाप निकलने लगेगी। बोलते हैं उसको शुद्ध हिंदी में, वाष्प निकलनी शुरू हो जाएगी। भाप निकलनी शुरू हो जाएगी इसके अंदर से, ऐसे। अच्छा, भाप निकलनी शुरू हो जाएगी। मैं इसको भाप बोलता हूं, लेकिन शुद्ध में वाष्प बोला जाता है, वाष्प। ठीक, भाप बन के उड़ जाएगी। मैंने लिख दिया वाष्प, ये बन गई। अच्छा, एक बार बताओ, अगर मैं इसके ऊपर प्लेट रख देता तो क्या ये प्लेट के ऊपर कुछ कड़कड़ 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 आवाज आ सकती है? अगर मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूं तो क्या ढक्कन को ऊपर फेंकेगा? सोच के बताओ। साइंस के स्टूडेंट हो तो तुरंत चैलेंज लो, एक्सेप्ट करो और बताओ। अगर मैं इसके ऊपर एक ढक्कन रख दूं, ये लिया है ढक्कन, जैसे ये है पानी। ठीक है, इस पानी को मैं नीचे से गर्म कर रहा हूं, ये भाप बन रहा है, इसको मैं ऐसे ढक दूं तो जो इसकी जो वाष्प है, भाप है, क्या इसको क्या करेगी? इसके अंदर से हटाने की कोशिश करेगी, ऐसे। क्योंकि अंदर का क्या लग रहा है? दाब। अंदर से क्या लग रहा है? दाब। तो इसको ऊपर ढक्कन, केतली देखी है? हाँ, तो उसको ऐसे हटाने की कोशिश करेगी। इसी वजह से जेम्स वाट का इंजन बना था। जेम्स वाट ने भाप को डाल दिया इंजन की तरफ, भाप ने इंजन को प्रेशर दे देकर घुमा दिया, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, दाब लगेगा। और यही बात है कि जब इसके ऊपर ढक्कन लगाओगे, हिलने लगा, तो मैं तो कह रहा हूं अरे ये तो उसके ऊपर दाब लगा रहा है। इसी वजह से कहते हैं जो भाप बनती है, जो वाष्प बनती है, उसका खुद का क्या होता है? दाब होता है। इसी वजह से हम वाष्प का क्या लेते हैं? इसका अगर हम दाब लेते हैं, दाब, तो इसको पूरे नाम से क्या बोला जाता है? वाष्प दाब। वाष्प दाब। और वाष्प दाब किसका होता है? जो गर्म करने पर भाप बना सके। चलो आप मुझे बताना, पेट्रोल वाष्प बना सकता है कि नहीं? क्या पेट्रोल वाष्प बना सकता है या नहीं?
कोई बात नहीं, 11th में कुछ पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, कहीं से और पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक समझाऊंगा। सीधा उठ के तुरंत राउल्ट के नियम पे नहीं आऊंगा, पहले पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। ठीक, बिल्कुल मिलेगी बेटा। क्या पेट्रोल भाप बनाएगा? अब जो बाइक चलाता है वो ही बता पाएगा। कभी पूछना किसी के आसपास पड़ोस में कहीं बाइक हो, किसी के पास स्कूटी हो, तो पूछना भैया धूप में तुम बाइक खड़ी कर देते यार, पेट्रोल उड़ जाता है यार। सुना है कभी? यार धूप में पेट्रोल उड़ जाता है, धूप में मत खड़ी करे कर, छाव में खड़ी करे कर। तो जो भी द्रव हैं, जो भी द्रव अवस्था में मिलते हैं, पानी की तरह जो भी बहते हैं, उन सब की वाष्प बनती है। तो पेट्रोल की वाष्प बनती है, बिल्कुल बनेगी। पेट्रोल की भी वाष्प बन सकती है। डीजल बनेगी। अल्कोहल पानी की जैसा है, बिल्कुल। पानी, बिल्कुल। तो जो द्रव अवस्था में उसकी हमेशा वाष्प बनते हुए आप देखोगे। ठोस की नहीं, तुरंत तुरंत ठोस की वाष्प नहीं बनती, कुछ को छोड़कर, जैसे कपूर वगैरह है तुरंत उड़ जाते हैं। तो कुछ को छोड़कर 90% ठोस जो भी आपको मिलेगा, नमक चीनी ये सब, उनकी वाष्प आपको नहीं लेनी। तो बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैं एक बात लिख दे रहा हूं, द्रव की, द्रव, द्रव क्या होते हैं? वाष्पशील होते हैं, यानी कि वाष्प बनाने वाले। द्रव कैसे होते हैं? वाष्पशील होते हैं। द्रव कैसे होते हैं? वाष्पशील होते हैं, ये वाष्प बनाते हैं, इनका दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब राउल्ट ने क्या सोचा, यार इन्हीं वाष्प दाब पे मैं एक अपना रूल बनाऊंगा। अब राउल्ट ने क्या रूल बनाना शुरू किया, फिर हम रूल को लिखेंगे, पहले मैं आपको समझा दूं। चलो जी, एक बर्तन है, और ध्यान देना, ध्यान देना, ठोस वाले अधिकतर अवाष्पशील होते हैं, जो भाप नहीं बनाते। अधिकतर, सारे के सारे नहीं, अधिकतर जो ठोस हैं, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये अधिकतर क्या होते हैं? वाष्प नहीं बनाते हैं, ठोस। ये क्या होते हैं? अवाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बालकों? अवाष्पशील होते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, द्रव होंगे तो उड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। धूप में कैसे उड़ जाता है? अरे धूप में पेट्रोल कैसे गर्म हो जाता है? टंकी गर्म हो जाती है, टंकी गर्म हो जाती है तो क्या होगा? क्या होगा? भाप बनकर उड़ना शुरू करेगा। भाप बनकर उड़ना शुरू करेगा, जब भाप बनकर उड़ना शुरू करेगा तो सीधी सी बात क्या है, समझ जाओ, सीधी सी बात, वाष्पशील। ठीक है, चलिए, अब क्या हुआ बताना। मैंने एक बर्तन लिया, ये छोटा छोटा बच्चा बताएगा, अब देखना। इस बर्तन को लेकर मैंने ऊपर से बंद कर दिया, ऐसे मैंने ढक्कन लगा दिया ऐसे, ये लो। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिया है ए और बी, दो लिक्विड लिए हैं, दो द्रव लिए हैं। ये भी अपना वाष्प बना रहा है, ये भी अपना वाष्पशील, ये वाष्पशील है, यानी कि भाप बना सकता है। इन दोनों को मैंने मिला दिया, और ये भी वाष्पशील है, यानी कि ये भी अपनी वाष्प बनाएगा, दोनों की दोनों वाष्प बनाएंगे। ठीक है, दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया। ओके, मिक्स करने के बाद इसका जो प्रेशर है, इसका जो दाब है, वाष्प दाब, इसका दाब ले लिया मैंने पी ए, मिलाने के बाद मिश्रण में, और इसका दाब मैंने ले लिया पी बी। ठीक है, जब ये वाष्पशील होंगे, भाप बनाएंगे, वाष्प बनाएंगे, तो ये भी अपना प्रेशर लगाएगा, प्रेशर का मतलब दाब, ये भी अपना दाब लगाएगा और ये भी अपना दाब लगाएगा, तो इसके अंदर दो दाब आ गए, एक तो पी ए और एक पी बी। फिर बच्चे कहेंगे सर अगर सी हम ले लेते हैं तो पी सी ले लो। तो इनका दोनों का प्रेशर बन रहा है, इसका पी ए प्रेशर बन रहा है, इसका पी बी प्रेशर बन रहा है। तो आप मुझे एक बात बता दो, इस पूरे बर्तन का, इस पूरे बर्तन के अंदर कुल कितना वाष्प दाब लगा? इस पूरे बर्तन के अंदर
कुल वाष्प दाब मुझे बता दो। अगर कुल वाष्प दाब को मैं किससे लेकर दिखा रहा हूं, कैपिटल पी से। कुल वाष्प दाब बता दो, इतना छोटा छोटा बच्चा बता देगा। अगर इस बर्तन के अंदर दो हैं और दोनों ही अपनी भाप बना सकते हैं, दोनों को मिला दिया, इसका दाब पी ए आ रहा है, इसका दाब पी बी आ रहा है, तो बर्तन के अंदर का कुल वाष्प दाब कितना होगा? इन दोनों को जोड़कर बताऊं या इन दोनों को घटाकर बताऊं? बताओ, इन दोनों को जोड़कर बताऊं, इन दोनों को घटाकर बताऊं? बहुत सारे बच्चे इसका तुरंत आंसर दे देंगे। अब एक बात सोच के देखो, मेरे घर में भैया दो छोटे बच्चे हैं। दो छोटे बच्चे, एक का भैया, एक है भैया 20 किलो का, एक दूसरा भैया है 10 किलो का। बताओ उस कमरे के अंदर कुल कितना वजन बैठा हुआ है? अगर किसी ने घटा दिया तो समझो सरकार, गाड़ी खत्म हो जाएगी, फिर तो भैया साइंस गई चूल्हे में। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है नहीं समझ में आया। इस बर्तन का कुल वाष्प दाब कैसा हो जाएगा? इसका वाष्प दाब प्लस इसका वाष्प दाब, दोनों को जोड़ोगे तब भी तो नजर आएगा भैया। इसमें मैं क्या समझाऊं? इसमें मैं क्या बता दूं? इसका वाष्प दाब पी है, इसका वाष्प दाब पी बी है, तो इसका पूरा का पूरा कुल प्रेशर कितना होगा टोटल? तो टोटल में तो जोड़ने पर ही तो आएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी। पी ए प्लस पी बी। पी ए प्लस पी बी। और ये क्या ले रखे हैं? वाष्पशील द्रव ले रखे हैं मैंने। द्रव या पदार्थ, जो भी आपको काम करना है। अच्छा, ये बताओ, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत थी या कोई मोटी मोटी किताब पढ़ने की जरूरत थी इस चीज को समझने के लिए? इस चीज को समझने के लिए जल्दी से बता दो भैया, बाबूजी, विनती कर रहा हूं मैं। क्या इसको समझने के लिए कोई बड़ी सी किताब पढ़ने की जरूरत थी? नहीं। सी लो लोगे तो पीसी भी हो जाएगा। राउल्ट ने ये नियम दिया है, ये राउल्ट राउल्ट का ही ये नियम। ये कह रहा है राउल्ट, जो आपने बता दिया उस वो राउल्ट ने बताया है। अब बताओ, राउल्ट का नियम कठिन है आसान है? फिर उसके बाद एक चीज और बोली है राउल्ट ने, वो भी हो जाएगी। पहले ये तो बताओ, राउल्ट ने दो लाइन के स्टेटमेंट दिए। राउल्ट ने एक लाइन बताई है, एक दूसरी लाइन है वो भी मैं बताऊंगा। ये राउल्ट का नियम है। कहां से मुझे कठिन लग रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। इसने साफ साफ का एक बर्तन ले लेते हैं, पी और पी भी प्रेशर होंगे, वाष्प दाब। ये जो क्या है, वाष्प दाब। ए वाष्प दाब है, बी वाष्प दाब है। ये रहे, ये रहे। तो ये इसने ये तो बोला कि भैया जितने वाष्प दाब होंगे उसको उठा के जोड़ दो, कुल वाष्प दाब निकल जाएगा। राउल्ट का नियम क्लियर, चुटकी बजाकर। लो, अब मैं राउल्ट का नियम, ये पहला स्टेटमेंट था राउल्ट का, तो मैं अब कहाँ लिखूंगा? यहां लिखूंगा। मैं पहुंच गया राउल्ट के नियम पर। अब राउल्ट का नियम मैं क्या लिखने वाला हूं? मैं लिखने वाला हूं, चलो अगर इजी लग गया तो लिख कर बताओ। इजी लग गया तो बताओ। किसी किसी विलयन, किसी वाष्पशील पदार्थों से बना विलयन, वाष्पशील पदार्थों से बने विलयन का, विलयन का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब उसके अवयवों, अवयवों का मतलब होता है ए बी जो भी डाल रखे हैं, अवयवों, जैसे ए व बी, अवयवों के आंशिक वाष्प दाब। आंशिक का मतलब होता है कम, उनको जोड़ना पड़ेगा। आंशिक वाष्प दाबों के, आंशिक वाष्प दाबों के डैश 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 के समान होता है, समान होता है। अब गुणा के समान होता है, भाग के समान होता है,
जोड़ के समान होता है, योग के समान होता है, वो बताएंगे। RW की श्रेणी। सर आप फालतू कमेंट्स पढ़ लेते हैं, देखो मैंने अभी आपका कमेंट्स पढ़ा है, तो सर आपका ये फालतू कमेंट हो जाएगा क्या? वास्तव में मैं किसी के फालतू कमेंट पढ़ता ही नहीं, पहली बात तो। ठीक है सरकार, मैं बस उनके कमेंट पढ़ा हूं जैसे समझ में नहीं आया तो पॉइंट मैंने पढ़ लिया, ठीक है, मैं दिमाग में रख लिया। ठीक है, आप आंसर देते रहिए, मैं दिमाग यहाँ पे लगा रहा हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, किसी वाष्पशील पदार्थों से बने विलयन का कुल वाष्प दाब उसके अवयव, अवयव का मतलब जो उसके अंदर मिला रखा है, कि आंशिक वाष्प दाब, आंशिक का मतलब तो छोटा, वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है या योग के समान होता है, योग के समान होता है। ठीक है, ओके सरकार। चलिए, जोड़ के समान होता है, योग के समान होता है, तो इसका मैं फॉर्मूला क्या लिख दूंगा? इसका मैं फॉर्मूला लिखूंगा P बराबर PA प्लस PB, यहां साइड में यहां नीचे लिख दे रहे हैं, P बराबर PA प्लस PB। लो जी, एक हमारा रूल यहां पर क्लियर हो गया है, एक हम आप यहां पर रूल क्लियर हो गया है। ठीक है, चलो एक छोटी सी बात बताओ, देखो मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, सभी बच्चे तैयार हैं? एक थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपके लिए बता दूं। ठीक है, देखो इस बात के लिए कभी भी टेंशन मत लो कि मैं आप पर नजर नहीं रख रहा, मेरी नजर आप पे हर बार है। अभी कितने बच्चे चल रहे हैं? 2250 बालक चल रहे हैं, देखना जरा ध्यान से, 2250 बच्चे पढ़ रहे हैं एक साथ लाइव। ठीक है, इतने बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं। आप खुद बताओ, मेरे पास 50 मिनट है, कोशिश करिएगा, और देखिए आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, फिर मेरे से गिला शिकवा नहीं रहेगी, मेरे से कोई शिकायत नहीं रहेगी। 50 मिनट हैं आपके पास, 2250 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2250 में से 2250 में से कम 1100 बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जिनकी कमेंट मुझे मिल रही है लगातार, और स्टीमर सर भी उनको देख पा रहे हैं। अब आप खुद सोच के देखो, इन 1100 कमेंट में अगर मैं आपकी कमेंट, हर एक बच्चे की कमेंट पढ़ने लग जाऊं, देख तो मैं लूंगा, लेकिन हर बच्चे का नाम, हर एक बच्चे की कमेंट पढ़ने लग जाऊं, तो बताओ क्या ये 50 मिनट की क्लास हो पाएगी? बिल्कुल आराम से बताओ, शांति से। हाँ सही बात है, राउल्ट ने कोई सा तीर नहीं मारा है, वो था ही ऐसे ही, बाद में एक चीज चुरा के बता दी। तो बताओ 1100 कमेंट में से अगर मैं सबकी कमेंट पढ़ पाऊं या सबका नाम पढ़ पाऊं, तो मैं पढ़ लेता हूं, कोई इशू नहीं है, मैं फिर कमेंट ही पढ़ता रहूंगा। सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो, ऐसा आता है बहुत, सर आप मेरा नाम नहीं लेते हो, आप बहुत बुरे हो, आप उसका नाम ले लियो, आप मेरा नाम नहीं लियो, तो आप खुद बताओ, खुद सोच के बताओ, क्या मेरे लिए पॉसिबल है, आपके लिए पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं खुद समझता हूं, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मैं 11-12 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि बच्चा कहां पर अटकेगा, उसके लिए स्पेशल कौन सी वीडियो लानी है, मैं कहां पर अटका था उसी जगह पर मैं उसको बार बार बताऊंगा। तो ये 50 मिनट की क्लास है ना बेटा, सिर्फ 2 मिनट की रह जाएगी, मुझे बस एक ही लाइन मिलनी होगी और मैं फिर यही होऊंगा। इसी वजह से एप्लीकेशन लगाई गई। और ये मत सोचना कि आपने कुछ कमेंट करा और जेन्युइन कमेंट है तो हम तक नहीं पहुंचेगा, आप कमेंट करेंगे, आप अपना डाउट पूछेंगे, हम तक पहुंचेगा, उसके लिए परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है सरकार, डन। और एक बड़े भाई के रूप में पढ़िए, टीचर भूल जाओ, बड़े भाई करके सोचो, परिवार का हिस्सा, कि इधर उधर कहीं भी गलत नहीं जाने देंगे, परेशान मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए, तो राउल्ट नियम आज हम इसको यहां तक कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम कल इसके आगे से राउल्ट का नियम पढ़ने वाले हैं, फिर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। आज मैं आपको इतना सा काम दे रहा हूं और मोलरता का काम दे रहा हूं, कल मैं यही बात दोबारा से पूछूंगा। बताओ सरकार, ठीक है? ओके, चलिए मिलेंगे। अरे नाम तो चलता रहेगा, नाम तो चलता रहेगा। और सीधी सी बात है, एक शायरी मैं सुनाता हूं आपको, मेरी खुद की बनाई हुई, सुनना जरा ध्यान से। मैं राख में ढूंढने लगा मोहब्बत तुम्हारी, मैं राख में ढूंढने लगा मोहब्बत तुम्हारी, काश यही मोहब्बत पहले कर लिया होता तो आज वो जिंदा होता। तो बस इसी के साथ ही अब करते हैं, कल
की क्लास का आगमन। कल मैं पढ़ाऊंगा राउल्ट के आगे का ही सेकंड पार्ट, इसी के ही आगे का। चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।